इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी जारी है। कांग्रेस की 2 सूचियों के बाद 24 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। अन्य सीटों पर भी जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। सत्ता के इस रण में कौन आमने सामने होगा? सभी सीटों पर बीजेपी के चेहरे लगभग तय माने जा रहे हैं। ऐसे में बस इंतजार है तो महज चुनावों की तारीख का। वहीं बीजेपी कह चुकी है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हम तो तैयार हैं। देखिए, सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस से कहीं पर कोई किसी प्रकार की चुनौती है नहीं है। कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं है। तो पूरी ताकत से हम लोग सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीते। मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होते ही एक और बात निकलकर सामने आई कि कांग्रेस के 24 प्रत्याशियों में से लगभग आधे प्रत्याशी दल बदल कर कांग्रेस में आए थे। बात करें दूसरी सूची की तो उसमें पारुल साहू, सतीश सिकरवार, अजब सिंह कुशवाहा, हरिवल्लभ शुक्ला को टिकट दिया गया। तो पहली सूची में केएल अग्रवाल, फूल सिंह बरैया, प्रेमचंद गुड्डू, सत्य प्रकाश सखवार का नाम शामिल था। वहीं अब 4 सीटों को लेकर कांग्रेस में जद्दोजहद जारी है। मुरैना, बड़ा मलहरा, मेहगांव और ब्यावरा को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। बिल्कुल चुनौती नहीं है, बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट आने वाले हैं। 28 के 28 सीटों में बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट आने वाले हैं। ये चुनाव कांग्रेस भाजपा का भी नहीं है, ये चुनाव है बिकाऊ और टिकाऊ के बीच का। जनता टिकाऊ को वोट देगी, टिकाऊ को जिताएगी और भयंकर मतों के अंतर। बहरहाल चुनाव की तारीखों से पहले एक और जहां दोनों दलों के दिग्गज मैदान संभालने और रणनीति के सहारे आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं अंदरूनी संकट भी झेल रहे हैं। लेकिन सही समय पर सही रणनीति कब किसकी कितनी फिट और जनता के बीच हिट रहेगी, इसका फैसला चुनाव के परिणाम बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो अगर देखा जाए तो उपचुनाव की जंग जो है वो दिन ब दिन तेज होती जा रही है। चुनावों की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को पटखनी देने की पूरी कोशिश करने में लगी हुई हैं। कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जा रहा है, पन्ना प्रभारियों को यहां पर तैयार किया गया है, चप्पे चप्पे की रिपोर्ट दोनों ही दल इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रत्याशी नाराज हैं? क्या अंदरूनी कलह के चलते बीजेपी अब तक प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं ला पाई है? आखिर क्या परेशानी है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। भाजपा और कांग्रेस आगामी उपचुनावों के लिए कितनी तैयार? प्रत्याशियों के विरोध से कैसे निपटेगी कांग्रेस? शिवराज महाराज की जोड़ी का कितना दिखेगा चुनाव में असर? कांग्रेस के दिग्गज नेता कब आएंगे साथ? जी हां, एक मंच पर आएंगे साथ, कब आएंगे ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। और इसे लेकर अगर देखा जाए तो सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। हम बात करेंगे मेहमानों से और समझेंगे कि किस तरीके की रणनीति दोनों दल तैयार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं और वो संवाद क्या असर दिखाएगा। मेहमानों से जुड़ते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। चुनौती की बात हो रही है, चेहरे कांग्रेस के सामने आ चुके हैं। लगभग बीजेपी के वही चेहरे होंगे जो संभावित माने जा रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है लोया साहब कि आपके घर में कुछ अंदरूनी कलह है, कुछ अभी संशय है, कुछ घमासान है और इस वजह से चेहरे आप सामने नहीं ला रहे। नहीं, देखिए, ना तो हमारे भीतर कोई कलह है, ना हमारे यहाँ कोई संशय है और ना ही हमारे यहाँ किसी तरह का कोई उठा पटक है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये कांग्रेस की संस्कृति है जिसमें वो काम होते रहते हैं। अभी आपको मालूम है, पिछले 3 दिन पहले
अचानक से कमलनाथ जी सारे कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली चले गए थे। उनमें ग्वालियर चंबल संभाग में प्रभुत्व कायम करने की बात हो रही थी। आज भी जो सूची घोषित हुई है उसमें ये कहा जा रहा है इसमें कमलनाथ जी भारी पड़े। तो उनके यहाँ ये आंतरिक मामला होता है कि अंदर अंदर कौन जीता, उनमें आपस में कोई जीत और कोई हार जाता है। भारतीय जनता पार्टी में आप भी बहुत बेहतर जानती हैं कि हमारे यहाँ संगठन निर्णय करता है। सरकार और संगठन एक साथ मिल बैठेंगे, निर्णय करेंगे और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी भारतीय जनता पार्टी की एक साथ पूरी सूची जारी होगी। इसमें कहीं कोई शक और शुबा की स्थिति नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई शक नहीं है, सारी तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस ये कह रही है कि मामला ठीक नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें वो कह रहे हैं कि टिकाऊ जीतेंगे और इसी की वजह से उसका जो जोश है, उसकी जीत की अगर हम कहें कि उसे जो भरोसा है वो ज्यादा मजबूत लग रहा है। तो इस टिकाऊ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए नाजनीन जी, मैं आपसे फिर कहूं कि यदि प्रेमचंद गुड्डू टिकाऊ है, यदि फूल सिंह बरैया जी टिकाऊ है, तो निश्चित ये टिकाऊ लोग आपको मुबारक हो। मैं ये समझता हूं कि ये वो लोग हैं। 2018 में गुड्डू आपके साथ थे, 2019 में हमारे साथ थे, 20 में वापस कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। फूल सिंह बरैया जी पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर कांग्रेस में चले गए। अब अगर ऐसे लोग टिकाऊ आपको दिखते हैं तो ये टिकाऊ लोग आपको मुबारक हैं। परंतु जहां तक मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो आपने छल किया था, इसलिए आपके लोग आपको छोड़कर चले गए और आप हमारे जिन लोगों को टिकट दे रहे हो ये लगभग वही लोग हैं जो पिछला चुनाव इन्हीं लोगों से हारे थे। इन्होंने मध्य प्रदेश और अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी और अपने पद से इस्तीफा दिया। अब कुछ लोग जो हमारे छोड़कर गए, हमने पहले भी एक बात एक और कही थी कि कांग्रेस को 28 सीटों पर उम्मीदवार ढूंढने की भी दिक्कत रहेगी। इनके पास उम्मीदवार नहीं है, तो इनके पास एक ही विकल्प था कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं को अपने साथ लाएं और उन्हें टिकट दें। इनके पास स्वयं का कार्यकर्ता समाप्त हो गया है। जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी, लेकिन अब जब वो उनके साथ हो गए तो चंबल और जैसे ग्वालियर आपकी संभाग का पार्टी में दौरा आने किया पर था तो जो आपको कांग्रेसी जानकारी थे कभी उनके वैल्यूज, उनके सिद्धांत बदल गए, तो फिर आपके साथ जो थे कभी अब कांग्रेस के हो गए। तो अब आप नहीं मानते कि वो कांग्रेस के, इसलिए उनकी अपनी मर्जी है, अपना फैसला है कि वो टिकट देंगे या नहीं? नहीं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो स्पष्ट ये कह रहे हैं कि आपके पास कुछ काडर बचा ही नहीं है। जब वहां माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी का दौरा हुआ था तो 76,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मैं इस पर मौका देना चाहूंगी अवनीश जी को, वो कुछ कहना भी चाहते हैं। लौटते हैं लोया साहब। अवनीश जी क्या कहना चाहेंगे? चंबल में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में कहीं कांग्रेस नहीं बची है और इस वजह से आपको बाहरियों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी पर लागू होती है। पहले कहते हैं कि हमारे सदस्यों को ले जाकर आप टिकट दे रहे हैं भाजपा के। अरे भैया, आपने तो पूरे सरकारी उस तरह से बनाई जो 22 विधायकों को आप तोड़कर ले गए। और सबसे नाज़रीन जी एक बात देखिए, आप भी मानिए वर्तमान में आईपीएल का सीजन चल रहा है, मतलब क्रिकेट का सीजन चल रहा है। क्रिकेट में कई 18 सदस्यों की टीम होती है, 20 की होती है, 22 की होती है, लेकिन प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा महत्वपूर्ण बात यह है। हम तो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि आपके टिकट आप डिसाइड करिए, सूची जारी करिए। कांग्रेस ने बकायदा 24 लोगों की सूची जारी की है। अगर पार्टी में जब एक को टिकट मिलता है तो दो नाराज होते हैं, जाहिर सी बात है। भाजपा में भी हुआ है, कांग्रेस में भी होता है। हमने इसी भोपाल के अंदर भाजपा कार्यालय में कुर्सियां फिकते देखी हैं और कांच फूटते देखे हैं 2013 के चुनाव में। तो ये बात ये ना कहें। और कैडर की बात तो भाजपा करे नहीं। काहे का कैडर, कैसा कैडर, काहे का भाजपा कैडर करती है, काहे का कैडर इनके पास। जब आप जो कार्यकर्ता आपके जीवन भर से दरी चद्दर बिछा रहे थे, आपने उनको दरकिनार करते हुए एक 15 माह जो विधायक रहे, आपने उनको मंत्री बना दिया जिनको एक विधायकी का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया। ये तो शर्मनाक है। काहे का कैडर, कैसा कैडर। और हम तो साफ कह रहे हैं ना, हमारी तैयारी है, हमें टिकट, हमने आप देखें इनके कहते प्रत्याशी हमारे तय है, तो भाई टिकट घोषित करो ना। और आपने खुद नाज़रीन जी आपके चैनल पर ही कई बार चर्चा हुई कि कांग्रेस में 10-10 दावेदार हैं एक सीट से, 12-12 दावेदार हैं एक सीट से। भाजपा में तो कोई दावेदारी नहीं है। तो आप मुझे बताएं कार्यकर्ताओं का टोटा कहां है? आप कहते 76,000 कार्यकर्ता आपने बनाए और अगले दिन प्रद्युम्न सिंह तोमर जी एक धरना प्रदर्शन में पहुंचते, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पहुंचते हैं, उलझ जाते हैं।
कार्यकर्ताओं से उनके साथ धक्का मुक्की हो जाती है। तो आप मुझे बताएं कहाँ कार्यकर्ताओं का टोटा है? कार्यकर्ताओं का टोटा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोरल खत्म हो गया। चलिए, दो उनको सवाल मालूम है आपकी बात के कि हम बाद जीवन भर निकलकर सामने आते संघर्ष हैं, करते जो मैं रहेंगे। सुरेश जी से लेना चाहूंगी। सुरेश जी, एक तो ये कि कांग्रेस ये कहा जाए कि कार्यकर्ता नहीं है, तो उससे उनका इंकार है कि हमारे पास एक सीट पर 10-10 चेहरे थे, उम्मीदवार थे, और जिसे सही समझा गया उसे टिकट दिया गया। दूसरी बात ये आ रही है सामने कि यहाँ पर टिकाऊ और अगर देखा जाए जिताऊ कैंडिडेट को लेकर भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। लेकिन क्या इतना आसान होता है एक पार्टी को लंबा समय देना और उसके बाद पार्टी बदल लेना, दल बदल लेना? तो इतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं ये वैल्यूज, या राजनीति के लिए जरूरी होता है इसलिए नेता इसे अपना लेते हैं? देखिए नाजनीत जी, इस बार का जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव जो है वो न तो सिद्धांतों का उपचुनाव है, न राजनीतिक पार्टियों का उपचुनाव है। ये ऐसे वातावरण में जो चुनाव जैसा वातावरण बना है, एक ऐसा माहौल बन गया कि केवल इसमें दल बदलवों का ही खेल रहेगा जी। आज भाजपा ये कहे कि उसके वो जो है दूध की धुली है और कांग्रेस ये कहे कि वो दूध की धुली है, तो मुझे इसलिए नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं एक दूसरे के दलों को छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए लोगों को टिकट देना विवशता है, मजबूरी है। और इसी प्रकार से कांग्रेस ने भी ऐसे लोगों को ही टिकट दिया है जो या तो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं या भाजपा में कुछ दिन रह करके आए हैं। और ये कहना कि भाजपा के सामान्य लोग पार्टी छोड़ करके गए हैं, ऐसा नहीं है। विधायक रहे हैं, विधायक के लिए लंबी दौड़ का चुनाव लड़ करके लंबा वोट प्राप्त करने वाले लोग छोड़ करके गए हैं। 4 नाम तो सीधे सीधे दिखते ही हैं। मंत्री रहे थे कन्हैयालाल जी अग्रवाल, तो इस टाइप के जो लोग छोड़ करके कांग्रेस में गए हैं। तो ये चुनाव जो है टोटली दल बदलुओं का चुनाव है, न कांग्रेस का चुनाव है और न भाजपा का चुनाव है। ठीक है लोया साहब, क्योंकि जी दूसरा इस सारे मामले में एक पक्ष और है कि इसमें कुछ भी सैद्धांतिक विचारधारा और राजनीतिक दिशा निर्देश का मामला नहीं है। ठीक है। यहाँ शुद्ध रूप से कमलनाथ जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और दूसरी तरफ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न है, शिवराज जी का कम है। जी। मैं जो है दोनों मेरे मित्रों को देख करके ये बात कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बचाए रखने की तैयारी कर रखी है। अब केवल इतना है कि कमलनाथ भारी पड़ते हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया भारी पड़ता है, ये इस चुनाव के बाद जो है उपचुनावों के परिणामों के बाद सामने आएगा। चलिए, ये तस्वीर तो बनी रही है प्रदेश में और ये नजर भी आ रहा है चंबल को देखते हुए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी दौरे किए जा रहे हैं। सिंधिया जी, शिवराज जी, कमलनाथ जी लगातार पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जो बन रहा है कि कैडर बेस्ड पार्टी या संगठन की दुहाई देना जो दोनों ही दल कर रहे हैं, क्या वो बचा हुआ है? क्या राजनीतिक मूल्य बचे हुए हैं? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुक रहे हैं फिलहाल ब्रेक के लिए। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लोया साहब, आपसे ये सवाल बनता है क्योंकि बार बार बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी होने की बात करती है, संगठन मजबूत होने की बात करती है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन क्या बाहरी लोगों के आने के बाद ये बात कहना ठीक मालूम पड़ रहा है? क्योंकि अभी अभी जो कांग्रेस के थे वो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, ऐसे में आप कहते हैं कि आप कैडर बेस्ड पार्टी हैं तो कांग्रेस को मौका मिल जाता है। नहीं, देखिए, हम आपको कांग्रेस को तो कोई मौका भारतीय जनता पार्टी से कभी मिलना नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो ऐसे लोगों के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं
उन्होंने कांग्रेस ने जो 973 वचन जनता को परोसे थे और बाद में वो मुकर गई और ये कमलनाथ की सरकार के साथ असहमत रखे कि हमें क्षेत्र का और प्रदेश का विकास पार्टी से पहले है। इस चुनाव का एजेंडा वास्तव में ये है, सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आपने भी खबरें दिखाई हैं। मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी उपलब्ध नहीं थे, कमलनाथ जी सिलेक्टिव लोगों से मिलते थे। मध्य प्रदेश की जनता से हमने कर्ज माफी का वादा किया था तो आईफा अवार्ड कराने में लग गए। मध्य प्रदेश की जनता से आपने वादा किया था कि हम कन्यादान में 51,000 देंगे और विधानसभा में आपने कह दिया कि हम नहीं दे पाए हैं। आप आज भी देखिए उन बच्चियों के बच्चे हो गए और उन्हें वो राशि नहीं मिली। लेकिन तो ये चुनाव इस पर हो रहा है कि लोया साहब, कांग्रेस वैसे तो अवनीश जी बैठे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि 2018 के समय में ये कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से बहुत घोषणाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री को अगर देखा जाए तो घोषणावीर कहा जाने लगा था, कांग्रेस बार बार इसका प्रचार कर रही थी। तो ऐसे में अगर 15 महीने की बात आप करते हैं तो ये कांग्रेस कहती है कि हमें समय नहीं मिला, तो क्या इसका आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए नाजनीन जी, 2 बातें और बताऊं मैं आपको। समय नहीं, आपको बहुमत भी नहीं मिला था। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको हमसे कम मत दिए थे। 2018 दिसंबर की बात कर रहा हूं, उस मतगणना में भी 0.23% वोट कांग्रेस को कम मिले थे। एक बात, टेक्निकली आपको कुछ सीटें ज्यादा मिली थी और टेक्निकली जैसे ही आपकी सीटें घटी आप सरकार से बाहर हो गए। आप जनमत की सरकार नहीं थे, आप बहुमत की सरकार थे। चलिए और ठीक है, बहुमत जिस दिन तक आपके पास था हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, मगर जिस दिन आपने बहुमत खोया। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को अपने मन समझाने वाली बात है। इस लोकतंत्र में देखा जाता है कि जिसकी सीटें ज्यादा आती हमेशा ये माना जाता है कि साहब जनता ने उसको अपना आशीर्वाद दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, जितना दूषित भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को किया है, मध्य प्रदेश की राजनीति को किया है, शायद ऐसा कभी इस देश में पहले देखने नहीं मिला। आप देखिए ना, हम समझते हैं, ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं कि आज अगर ठीक है कई सारी चीजें हम सरकार के बाहर हैं, ठीक है, लेकिन हमने जिन पर भरोसा किया था, सिंधिया जी जो हमारी पार्टी के इतने बड़े नेता थे, उन्होंने गद्दारी की, ठीक है, कमीशन के रूप में उनको राज्यसभा सीट मिल गई, चले गए, उन्होंने 22 लोगों की दलाली की। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, आज उपचुनाव होने वाले, अब अंतिम निर्णय जनता को करना है। आप बात इसकी कर रहे हैं, हम तो आप बातों की बात कर रहे हैं ना। अभी आप ही के कृषि मंत्री ने कहा, पहले कहते रहे कि साहब हमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अरे साहब, 26,96,000 किसानों का कर्जा माफ किया है, 11,643 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। उसके बाद जब शिवराज जी फंस गए तो कह रहे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, उन्हें झूठा डेटा दे दिया। अरे भैया, कृषि मंत्री के साइन से कृषि मंत्री बकायदा विधानसभा में जानकारी देता हर प्रश्न के जवाब में। हाँ। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं, कहां है सिंधिया ने क्या कहा था कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, क्यों नहीं उतरे अब तक सड़क पे? सड़क पे उतरना चाहिए सिंधिया जी को। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। सुरेश जी, 7 महीने से जनता के हितों की बात थी और इस वजह से कई कांग्रेसी जो है वो बीजेपी के साथ हो लिया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि जनता की बात करने के लिए वो नेता भी नहीं दिख रहे, नदारद हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, वादों पर वादा खिलाफी की बात है। लेकिन क्या वाकई जनता की सुनी जा रही है या उसके हित के लिए सोचा जा रहा है? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अब तक अगर हम देखें, कई वादे अधूरे रह गए जिसके बारे में बार बार विपक्ष में रहते हुए चर्चा तो बहुत की है, चाहे दोनों दल विपक्ष में आए हों, लेकिन क्या उन पर काम भी किया गया? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीतिक द्वंद्व में हमेशा जनहित को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और पिछले कुछ वर्षों से मैं राजनीति को, मध्य प्रदेश की को जब देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि एक दूसरे की कमियां गिना करके अपनी उपलब्धि बताने की बात होती है। जी जी। जबकि वास्तविकता ये है कि आपने क्या किया ये बता करके अपनी उपलब्धि जो है वो करना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि विधानसभा के अंदर प्रश्न का उत्तर देते हुए सिम्बस्त के मामले को लेकर के और वृक्षारोपण के मामले को लेकर के कांग्रेस के मंत्रियों ने जवाब दिए थे। तब भाजपा ने उसे पूरा भुनाने की कोशिश की थी कि देखिए हम पर आरोप लगाते रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ और आपके मंत्री ऐसा कह रहे हैं। और बाद में यही हुआ कि अधिकारियों पर कार्रवाई की गई कि आपने ये इस टाइप के जवाब बना करके कैसे दे दिए। अभी कमल पटेल जी ने एक जवाब विधानसभा में दिया है, तो वो तारांकित प्रश्न नहीं है, वो अतारांकित प्रश्न है जिसका अधिकारी सीधे जवाब देते हैं और वो जो है विधानसभा सचिवालय को भेजते हैं। मंत्री केवल तारांकित प्रश्नों के उत्तर देता है और उसको जो है वो अपनी ब्रीफिंग में लेता है। तो मुझे लगता है कि
ये सत्य भी होगा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी की होगी, लेकिन मैं नाजनीन जी इस मामले में केवल एक बात कहता हूं, बिना किसी विरोध के, बिना किसी लाग लपेट के, कि 7,154 करोड़ रुपया जो है वो बैंकों के साथ सेटलमेंट का था, जिसमें 22 लाख किसानों को उसका लाभ होने वाला था। और लाभ केवल ये होने वाला था कि वो एनपीए के अंतर्गत जो 14,800 करोड़ या 15,000 करोड़ के लगभग की राशि थी, वो जो एनपीए में उलझी हुई थी, उसका 50% पर कमलनाथ जी ने सेटलमेंट किया था और वो पैसा बैंकों को दिया गया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सरकारी दस्तावेज है। कोई भी मित्र अपने इसी साल के कैलेंडर का 1 जनवरी का पन्ना उठा करके देख ले। और फिर उन्होंने ये कहा कि 22 लाख किसानों का जो है वो 11,000 समथिंग जो है वो दूसरे चरण में हम लोग माफ करने वाले हैं। उसमें मात्र 4,000 करोड़ रुपया माफ हुआ है, जो कमल पटेल जी का जवाब विधानसभा में आया है। यदि हम उसका भी विश्लेषण करते हैं तो मात्र किस सरकार ने किसानों को यदि नाजनीन जी विधानसभा चुनाव में था, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे इस बात पर आपत्ति है सुरेश शर्मा जी की। जी बोलिए अवनीश जी। नहीं, आप मतलब अपनी मतलब सुरेश शर्मा जी की बात से क्या मैं ये समझूं कि कमल पटेल जी अयोग्य हैं? नहीं, मैंने किसी की योग्यता और अयोग्यता पर नहीं बोला है। मैंने ये कहा है कि यदि आपको सवाल पूछना है तो आप कमलनाथ की योग्यता और अयोग्यता पर सवाल पूछिए, कमल पटेल की पर नहीं। क्योंकि जो आदमी ये कह कर्ज माफी की परिभाषा बताइए सर। 43 करोड़ रुपए किसानों को आदरणीय सुरेश शर्मा जी से मैं कर्ज माफी की परिभाषा पूछना चाहूंगा, क्या ये वो हम सिर्फ कर्ज माफी पर ही क्यों टिक जाए? मेरा प्रश्न 4,000 करोड़ रुपया जो रिकॉर्ड आया है उसके आधार से माफ किया है, और वो 4,000 करोड़ रुपया शौचालय बनाने की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, सड़कों की बात हो, पीने के पानी की बात हो। शर्मा सर, मेरा प्रश्न कर्ज माफी से जुड़ा हुआ है। कर्ज माफी की परिभाषा क्या नाजी जी मैं समझना चाहूंगा। कर्ज माफी मुद्दा सम्मानित सुरेश शर्मा जी आदरणीय पत्रकार महोदय से। जी पूछिए जी, क्योंकि कर्ज माफी अब कुछ दिनों से भाजपा उठा नहीं रही है, क्योंकि अब भाजपा बैकफुट पर है। खुद उनके कृषि मंत्री कह चुके हैं, ये विधानसभा के पटल पर कहा गया है। आप अब फिर से इसको यहां वहां से घुमा के मुझे बताएं, जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था उससे किसको लाभ हुआ, मुझे बताइए जरा। नहीं, जब उस पर चर्चा होगी तो मैं देखिए इसका आप जवाब हर दूंगा। बात को घुमा फिरा के पेश मैं ये कहना चाहता हूं, मैं लोया साहब की तरफ रुख करना चाहूंगी। नहीं सर, आप मेरे सवाल जवाब करेंगे तो दोनों को समझ में आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 11,646 करोड़ रुपया की जो कर्ज माफी का अवनीश बुंदेला जी को इसका आश्चर्य नहीं है, उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि ये जो जवाब दिया है वो पटेल जी ने नहीं दिया। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, केवल किसान कर्ज माफी नहीं, ना की राशि खाते में गई है। आप एक बात मैं दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछता हूं, बहुत होनहार हैं आप दोनों के दोनों, मुझे केवल इतना कभी भी जानकारी ला करके बता दीजिए कि जो 11,646 करोड़ रुपया जो है कमलनाथ जी आदरणीय ने माफ किया है, वो बैंकों को ट्रांसफर हुआ है क्या सरकार के खाते से? जिन बैंकों ने कर्जा माफी की है, यानी सहकारी बैंकों ने और नेशनलाइज बैंकों ने जो माफ की है, केवल 7,154 करोड़ रुपया एनपीए का ट्रांसफर हुआ है। प्रेस वार्ता को हमने कल बकायदा लाभ मिलने वाला नहीं। सुनिए कल हमने बकायदा पत्रकारों को की बात की जानकारी दी है, और कई सारे किसानों के हमने वीडियो भी जारी किए हैं, और 1-2 निजी चैनलों ने वो वीडियो जारी किए, उन्होंने बकायदा आके कहा है किसी का 1.5 लाख कर्जा माफ हुआ है, किसी का 2.25 लाख कर्जा माफ हुआ है। इस तरह से भ्रम नहीं फैलाना। चलिए भ्रम नहीं फैलेगा, अगर मिला है तो जिन्हें मिला है वो कहेंगे कि मिला है। ठीक है, लोया साहब बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि केवल कर्ज माफी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि आपने कर्ज माफी की ही नहीं है। नहीं, कर्ज माफी की तो लड़ाई इसलिए बात होगी कि 2 दिन पहले कर्ज माफी के बारे में भाजपा बढ़ चढ़ कर बोलती थी, अब 2 दिन से भाजपा का मुंह बंद है, साफ सुन गया है। वो कागज आपने किसान को दे दिया और सेवा सहकारी संस्था को पैसा नहीं दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ दोबारा उसे कर्ज नहीं मिला। जो मुद्दा आपके पक्ष को ऊपर करता है या कांग्रेस को अप करता है, आप उसी के बारे में बात करेंगे। 2018 में आपने कर्ज माफी की बात की थी, अब कर्ज माफी हुई है ऐसा मामला सामने आया तो आप उसकी बात कर रहे हैं, बाकी मुद्दे नहीं है क्या प्रदेश में या देश में? नहीं, देखिए नाज़रीन जी, बहुत सारे मुद्दे वही बात बोली कि कर्ज माफी को लेकर भाजपा चिल्लाती थी, लेकिन 4-5 दिन से भाजपा चुप है, क्योंकि
उनकी और तो हुआ इन्होंने क्या, घोषणा खुद पत्र में खुद उनके महिलाओं कृषि के मंत्री शराब को दुकान ये बात की विधानसभा के पटल पर रखना पड़ी। यहाँ 26 लाख मुद्दे तमाम हैं, चाहे देश हो या प्रदेश, लेकिन वही मुद्दे चुने जाते हैं जिससे हित हो राजनीतिक दलों का या राजनेताओं का। सवाल अब यहां पर यह है कि कौन से मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, किसे बढ़ावा मिलना चाहिए, तो ये तय करना जनता का ही काम है। प्रत्याशी तो सामने धीरे धीरे आ जाएंगे, लेकिन कौन वो होगा जो जनता के हितों की बात करेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।